नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पूरा चैप्टर ही यही है हमारा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, उसमें अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया है। पहले हमने किसका किया, गुडविल का। गुडविल निकालनी सीखी, फिर गुडविल की एडजस्टमेंट करनी सीखी हमने गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। फिर उसके बाद हमने रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और हमारे जो थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा, गुडविल का सीखा, इनका सीखा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया इसमें, और ये दोनों केस, ये जितने भी केसेस चल रहे हैं ये किस में है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर जब होती है, यानी कि पार्टनर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज हो जाती है तो इन सब का क्या ट्रीटमेंट होता है, यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक इसी में कि जो एसेट और लायबिलिटीज़ है, जिस डेट को पार्टनर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है उस डेट को एसेट और लायबिलिटी को क्या किया जाता है, उनकी रीवैल्यूएशन की जाती है। वैल्यू क्या होती है, कीमत लगाना, ठीक है, मूल्य लगाना, कीमत लगाना, ठीक है। तो उनकी दोबारा से, री मतलब दोबारा से, वैल्यूएशन होता है कीमत लगाना, और रीवैल्यूएशन दोबारा से कीमत लगाना कि अब जो एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है। तो जो भी चेंज आया होगा एसेट की वैल्यू में उसके लिए फिर हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये नेक्स्ट टॉपिक ये है। अब देखिए, वर्तमान साझेदारों के यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होने के समय फर्म की संपत्तियों यानी कि जो फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज़ है उनको भी क्या किया जाता है, उनकी भी रिवैल्यूएशन की जाती है। इसका कारण ये है कि जब भी एसेट और लायबिलिटी के सेल और जो एक्चुअल वैल्यू है, कौन कौन सा मूल्य, एक तो जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो एसेट की वैल्यू दिखाई हुई है और जो लायबिलिटी की। अगर आज के टाइम पर ये एसेट और लायबिलिटी सेल की जाती हैं तो इनकी वैल्यू क्या है, सेल प्राइस क्या है, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है जो बैलेंस शीट में दिखाई गई है और जो ये सेल प्राइस है इनका, ये क्या हो सकता है, डिफरेंट, दोनों में अंतर हो सकता है। हो सकता है कि ये एसेट जब आपने परचेज़ की ये 5 लाख की थी और अब इसके सेल प्राइस क्या है, 4 लाख है, तो दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी ना वैल्यू। ये भी हो सकता है कि एसेट 4 लाख की हो बैलेंस शीट में और अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 लाख। तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और एसेट की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, इनकी एसेट और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। संभव है कि समय व्यतीत जैसे जैसे टाइम पास होगा, समाप्त होता जाएगा, इसके साथ साथ कुछ संपत्तियों के मूल्य तो क्या हो जाएंगे, कुछ एसेट की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कुछ अन्य संपत्तियों की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और खातों में इन परिवर्तनों का कोई लेखा न किया गया हो, संपत्तियों और दायित्वों का यानी कि एसेट और लायबिलिटी का की रिवैल्यूएशन इसलिए की जाती है क्योंकि एसेट और लायबिलिटी के जो वैल्यू है उसमें जब चेंज आएगा तो उससे क्या है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से पूर्व की अवधि से संबंधित है। जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है, उसी डेट को उनकी एसेट जिस डेट को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है, ठीक है, उसी डेट को मान लीजिए आप
ए और बी पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2017 से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल। पहले कितनी थी, 3:2, अब कितनी हो जाती है, इक्वल। ठीक है, इस डेट से पहले पहले की जो एसेट और लायबिलिटी थी उनका रिवैल्यूएशन हम कब करेंगे, 1 अप्रैल को। इस डेट को ही हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूज़ में जो चेंज आया होगा, ठीक है, उस पर किसका राइट होगा, पार्टनर्स का, क्योंकि ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले के टाइम पीरियड की वैल्यू में चेंज है। तो इस जो भी वैल्यू चेंज होगी तो उस पर पार्टनर का राइट होगा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट है तो भी ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, और अगर लॉस है वो भी ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, संपत्ति और दायित्व, एसेट और लायबिलिटी की जो रिवैल्यूएशन है उसको उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, 2 तरीके से। पहला है जब रिवाइज्ड वैल्यू, यानी कि जो मूल्य बदले हैं उनके एसेट के, तो उनको पुस्तकों में लेखांकित किया जाना है। परिवर्तित मूल्य क्या होता है कि जब एसेट पहले कितने की थी, 5 लाख की, ठीक है, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 4 लाख। तो बैलेंस शीट में आप पहले एसेट 5 लाख की दिखा रहे थे, अब मूल्य क्या हो गया है उसका, 4 लाख। तो ये कह रहा है कि जब परिवर्तित मूल्यों को पुस्तकों में लेखांकित किया जाना है, अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी उस एसेट की वैल्यू 5 लाख नहीं 4 लाख होगी, क्योंकि कौन सा केस है कि जब जो रिवाइज्ड वैल्यू है एसेट की उनको बुक्स में दिखाना है। सेकंड है कि जब रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में नहीं दिखाना, तो यानी कि जो वैल्यू पहले थी वही दिखाई जाएगी एसेट की। तो 2 केस हैं यहाँ पर। हम सबसे पहले कौन सा करेंगे कि रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में दिखाना है, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ऐसी दशा में क्या किया जाता है, एसेट और लायबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन के लिए क्या बनाया जाता है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्या बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के समान होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम 11th में बना के आए हैं, ये उसकी तरह होता है। और इसका टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, ये नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर। तो कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल। इसके बाद इसलिए हानियों की राशि क्या की जाएगी, इस खाते के डेबिट में दिखाई जाएगी। नॉमिनल अकाउंट है ना, तो रूल अप्लाई करें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लॉसेस को क्या किया जाएगा, इस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, और जो गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो कहाँ दिखाया जाएगा, इसके क्रेडिट साइड में। तो अब आप एक बार इसका परफॉर्मा देख लीजिए। जब परफॉर्मा देख लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। चलो जनरल एंट्री देख लेते हैं पहले। अच्छा, सबसे पहले क्या है, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं ना हम एसेट की और लायबिलिटीज़ की। तो रिवैल्यूएशन करने पर एसेट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, और एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो एंट्री में वो क्या होनी चाहिए, डेबिट, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, बढ़ती है तो वो डेबिट ही होगी। तो संपत्तियों का मूल्य बढ़ने पर, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होने पर जर्नल एंट्री में वो क्या आएगी, डेबिट में, एसेट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन। क्या आएगा, टू रिवैल्यूएशन। अब ये वर्ड आप हर जगह यूज करोगे हर एंट्री में, तो आप देखते जाइए कैसे कैसे। तो एसेट बढ़ रही है तो एंट्री में क्या होगी, डेबिट होगी, और क्रेडिट में क्या आ गया, टू रिवैल्यूएशन। नरेशन क्या लिखोगे इसकी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, अब दूसरा, अगर इसी एसेट की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इस क्या होगा, इसका बैलेंस क्या होता है, एसेट का डेबिट होता है। और जब वैल्यू डिक्रीज करनी हो तो ये अब डेबिट नहीं होगी, कम कर रहे हैं ना वैल्यू को, तो ये एंट्री में क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो टू एसेट, और इसके अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। ये तो था एसेट की वैल्यू बढ़ती है और कम होती है, तो आप ध्यान दें, एसेट की वैल्यू कम होगी तो वो जनरल एंट्री में क्या होगी, क्रेडिट। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो वो क्या होगी, डेबिट। और अपोजिट में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन आप दे देंगे, अगर एसेट क्रेडिट कर रहे हो तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट,
एसेट को डेबिट कर रहे हो एंट्री में, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ऐसे ही अब लाइबिलिटीज का देखिए, लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ भी सकती है रिवैल्यूएशन के टाइम पर, कम भी हो सकती है। तो जो चीज़ क्रेडिट है पहले से, उसको बढ़ाना हो तो जनरल एंट्री में क्या होगी, क्रेडिट ही होगी। ठीक है, तो जब लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो जब ये बैलेंस क्रेडिट है तो ये क्रेडिट ही होगी अगर ये बढ़ रही है तो। ठीक है, अगर ये कम हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, डेबिट। ठीक है, तो ये अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी जनरल एंट्री में, डिक्रीज हो रही है तो क्या होगी, डेबिट। और अपोजिट में क्या आ जाएगा भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 4 पॉइंट आप ये ध्यान रखें कि जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट डेबिट होगी, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसेट क्रेडिट होगी। लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो डेबिट हो जाती है। और बाकी चारों एंट्री में उनके अपोजिट में क्या लिखा जाएगा, रिवैल्यूएशन। अपोजिट का मतलब पता चल गया ना कि एसेट अगर क्रेडिट है तो अपोजिट क्या हो गया, डेबिट, तो डेबिट में रिवैल्यूएशन। एसेट अगर डेबिट हो रही है तो उसका अपोजिट क्या हो गया, क्रेडिट, तो क्रेडिट में रिवैल्यूएशन। तो सबके अपोजिट में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो ये जनरल एंट्री हमने बनाई है, इनके बेस पर हम क्या बनाएंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, यदि इस खाते की क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, सेम नॉमिनल अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कौन सा अकाउंट, नॉमिनल, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, ये साइड अगर ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये टोटल आ गया आपका 5 लाख, 5,000 ले लो, छोटा अमाउंट ले लेते हैं हम, तो ये 5,000 हम टोटल यहाँ दिखा देंगे 5,000, और इसका इस साइड का टोटल आ रहा था आपका 4,000। तो ये जो डिफरेंस बचा 1,000 का, ये क्या कहलाता है, टू नेट प्रॉफिट। तो हमने क्या कहा कि अगर इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट। सेम यही चीज़ आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में लागू होगी। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो लाभ होगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है टोटल तो क्या होगा, हानि होगी। और इस लाभ या हानि को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लाभ होगा तो क्या हो जाएगा, पार्टनर को मिलेगा लाभ, और किस रेशो में मिलेगा, ओल्ड रेशो में, क्योंकि जिस डेट को उनकी डिसाइड किया उन्होंने कि आगे से नई रेशो ये होगी हमारी, वहाँ तक की एसेट और लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो ये पहले के टाइम पीरियड से संबंधित है। तो पहले की रेशो जो थी उसी रेशो में ये उनको मिलेगा ये प्रॉफिट। और प्रॉफिट मिल रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे प्रॉफिट मिलने से, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और अगर कैपिटल बढ़ रही है तो वो एंट्री में क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। प्रॉफिट मिलने से ये बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी। अपोजिट में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, ऐसे ये तो था जब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के केस में। और लॉस के केस में क्या होगा, इनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, अब डेबिट हो जाएंगे। लॉस के केस में क्या होगा, इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, क्योंकि लॉस मिलने के कारण पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। और अपोजिट क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। बहुत ही ईजी है। 4 एंट्री तो आपको एसेट और लाइबिलिटी की, 2 एसेट की इंक्रीज और डिक्रीज वाली, और 2 लाइबिलिटी की इंक्रीज और डिक्रीज वाली, और 2 ही एंट्री आपको प्रॉफिट या लॉस वाली। प्रॉफिट और लॉस वाले में से एक होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब इसका हम परफॉर्मा देख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, वही पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट। तो हमने क्या बताया कि ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में रूल अप्लाई कर दो। डेबिट साइड में क्या आते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो डेबिट में आएंगे, जितनी भी इनकम और गेन्स है वो क्रेडिट में आएगी। ठीक है, तो जो ये जनरल एंट्री करी है इन्हीं के बेस पर आप करिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, इसमें डेबिट हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो उस वो एंट्री में जो जिस साइड है उसी साइड आ जाएंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट में है ना, तो हम इसकी डेबिट साइड आ जाते हैं। क्या लिखेंगे, टू एसेट। ठीक है, और ये कौन सी केस है, एसेट का मूल्य कम हो रहा है। जब एसेट का मूल्य कम होगा तो क्या होगा, लॉस होगा ना, तो हम क्या दिखा रहे हैं, डेबिट साइड में लॉस। दोनों उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जब एसेट का मूल्य बढ़ा तो एसेट आपने डेबिट कर दी, एसेट होती डेबिट है और बढ़ेगी तो भी डेबिट ही होगी एंट्री में। टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो हम इसकी क्रेडिट साइड में आएंगे, क्या लिखेंगे जो इसके डेबिट में दिया हुआ है, बाय एसेट अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद लाइबिलिटी में आ जाइए, लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पर टू लाइबिलिटी, नाम दे रखा होगा आपको, यहाँ तो हम एसेट और लाइबिलिटी नाम बोल रहे हैं, लेकिन एसेट का नाम दिया होगा, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, ऐसे ही लाइबिलिटी आपको दे रखी होगी, क्रेडिटर्स हैं या क्या है बता रखा होगा आपको। तो यहाँ पर लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो बाय लाइबिलिटीज। ठीक है, फिर हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, ये टोटल ज़्यादा आ रहा है तो क्या बचेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब देख लो आगे परफॉर्मा, यही जो हमने अभी बनाया था, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कहाँ आएगी, डेबिट में, ये लॉस हो जाता है। लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये भी लॉस है फर्म के लिए, ये डेबिट साइड में, इनका अपोजिट क्रेडिट साइड में आएगा। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो फायदा हो रहा है कंपनी को, क्रेडिट साइड में आएगा। लाइबिलिटी की वैल्यू, लाइबिलिटी कम हो रही है एक फर्म की, तो वो भी फ़ायदा है फर्म को, तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर है, ये भी हमारे फर्म के लिए क्या हो जाएगी, लॉस। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि क्रेडिटर्स थे 10,000 के और उनको बुक्स में दिखाया नहीं हुआ था, अब उनको पेमेंट करनी है, तो ये अनरिकॉर्डेड होगी, इस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं किया गया था बुक्स में, अब इनकी पेमेंट होनी है, तो ये भी क्या हो गया, लॉस। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड। ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो सकती है, जैसे कोई कंप्यूटर पड़ा हुआ था, उसका कोई लेखा जोखा बुक्स में नहीं किया गया था और वो मिल गया, तो वो एसेट बन गई ना फर्म के लिए, तो फ़ायदा हो गया फर्म को, तो अनरिकॉर्डेड एसेट हमारी क्रेडिट साइड में आती है। फिर टोटल कर लेते हैं, टोटल करने के बाद ये साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट आपको पता ही है कि जब फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल अकाउंट्स तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल अकाउंट कैसे हैं, फिक्स्ड है, फिर प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, करंट अकाउंट में। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब अगर लॉस है तो लॉस क्रेडिट साइड में, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इन दोनों में से एक होगा, या तो ये होगा या फिर ये लॉस होगा, एक ही चीज़ होगी।